हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। आज करेंगे वन शॉट वीडियो ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 5th है ये। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। इसमें कंसेप्ट्स बहुत लिमिटेड है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस बहुत अलग अलग तरह के बन सकते हैं। हालांकि सब में वो कंसेप्ट सिमिलर ही लगने वाला है। लॉजिक क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आप आराम से हर क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। सबसे पहले तो समझते एपी होता क्या है। व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली नंबर सीरीज को कहा जाता है। यानी कंसिडर करूं मैं 4, 10, देन 16, देन 22 एंड सो ऑन। ये एक नंबर सीरीज है, ठीक है। इस नंबर सीरीज में मैं कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाऊं, यानी कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के जस्ट बाद अगला, बीच में कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। 4 और 16 कंसेक्यूटिव नहीं है क्योंकि बीच में 10 है। 4 10 कंसेक्यूटिव है, 10 16 है, 16 22 है। इनके बीच का मैं डिफरेंस ढूंढूं तो मुझे हर बार अगर ये डिफरेंस सेम मिले तो ये एपी है, वरना एपी नहीं है। अब एपी जो होता है वो बढ़ता हुआ भी हो सकता है और घटता हुआ भी हो सकता है। यानी जो टर्म्स है वो बढ़ रहे हैं, उनकी वैल्यू बढ़ रही है तो भी एपी हो सकता है, और घट रहा है तो भी एपी हो सकता है। यानी इसका उल्टा होता 22, 16, 10, 4, देन -2, -8, तो भी ये एपी होता, ठीक है। और एपी में आप ध्यान से नोटिस करो तो कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो वो एपी है, डिवाइड या मल्टीप्लाई हो तो वो एपी नहीं है। यानी अगर 1 है, 1 को इंटू 2 करूं तो 2, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 16, 32 एंड सो ऑन, ये एपी नहीं है। क्योंकि इनका मैं डिफरेंस ढूंढूं तो यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा 4, सो यहाँ पर ये एपी नहीं है। आई होप द लॉजिक इज वेरी क्लियर। एपी का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस एपी में अगर ध्यान से देखा जाए तो टर्म्स को कहते क्या है वो समझ लेते हैं। जैसे यही एपी को अब एपी A1, A2, A3, A4, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ax² + bx + c = 0, वैसे ही मान लेते हैं एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है एंड सो ऑन। ऐसे करते करते कोई nth नंबर पे टर्म है। अब किसी सीरीज का जो पहला टर्म होता है उसे हमेशा हम a से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जो सबसे फर्स्ट टर्म होगा। और कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा इसे हम d से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसे बोला जाता है कॉमन डिफरेंस और इसे बोला जाता है nth टर्म या फिर लास्ट टर्म भी हो सकता है और nth टर्म भी हो सकता है। कई बार an को l से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मतलब भी सेम ही होता है। अब यहां पर ये जो nth टर्म मैंने बताया इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसे मिलता है, जैसे एपी कंसिडर किया हमने A1, A2, A3, ऐसे करते 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 an। अब ये जो पहला टर्म है, अगर ये पहला टर्म तो a हो गया, ठीक है। अगर सेकंड टर्म मुझे जानना है तो पहले टर्म में एक बार मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं, ये जो डिफरेंस था वो ऐड कर दिया तो ये सेकंड टर्म पे पहुंच जाऊंगा। थर्ड टर्म में पहले टर्म के मुकाबले 2 कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया तो मैं थर्ड टर्म पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ टर्म में पहले टर्म में 3 बार कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो फोर्थ टर्म पे पहुंच जाऊंगा। तो अगर इस पैटर्न को ध्यान से हम स्टडी करें तो पता चलता है कि अगर कोई nth टर्म पे पहुंचना है तो पहले टर्म में उस nth टर्म के जस्ट पहले जस्ट एक कम यानी n-1 को कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाता है वो nth टर्म, पर्टिकुलर टर्म। यानी इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो, मुझे रैंडमली अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज द 45th टर्म, तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें A45 ढूंढना है और ये क्या होता है A + 44D, ठीक है। इससे एक कम टाइम्स D, ये एक पैटर्न बन जाता है, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है। कोई भी क्वेश्चन हो, 5th टर्म तो A + 4D, 12th टर्म तो A + 11D, एक कम D, इस तरीके से आप कोई nth टर्म ढूंढ सकते हो। nth टर्म यानी इस प्लेस पे जो टर्म है, इस नंबर पे, ये फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, ऐसे ही nth प्लेस पे ये टर्म क्या है हमारा, ये हमको मिलता है nth टर्म से।
कुछ क्वेश्चंस देख लेते तो और ये फॉर्मूला क्लियर होगा, लॉजिक क्लियर होगा। फाइंड द 10th टर्म। अब 10th टर्म ढूंढने के लिए अब सीधा मैंने बताया है, सबसे पहले तो डिटेल्स लिख दो, ए डी एन जो भी चीज़ें दी हो। ए हमको पहला टर्म दिया है 2, डी हमको दिया हुआ है 7 - 2 यानी A2 - A1, चाहो तो A3 - A2 भी कर सकते हो, सेम आंसर मिलेगा 5। हमको क्या ढूंढना है A10, तो वो क्या होगा A + 9D। A कितना है 2, D कितना है 5, 9 × 5 इज 45 + 2, तो ये हमको कितना मिल जाएगा 47। ऐसे हम ढूंढते हैं ये 10th टर्म। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, MCQ के लेवल का क्वेश्चन था, बट इससे आपका लॉजिक थोड़ा क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट, डिटरमाइन द AP। अब डिटरमाइन द AP का मतलब कभी भी अगर पूछे तो इससे एक चीज दिमाग में बैठा लेना, AP क्या होता है, नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज को ढूंढना। अब नंबर सीरीज मतलब बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, लेकिन हम जनरली 3 टर्म ढूंढते हैं एंड देन डॉट 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 करके लिख देते हैं, ऐसे हम AP को ढूंढते हैं। अब थर्ड टर्म जिसमें दिया हुआ है 5, अब थर्ड टर्म मतलब क्या हो गया हमारा A3, वो कितना दिया हुआ है 5। अब A3 को मैंने क्या बताया था, A + 2D, इसकी वैल्यू कितनी दी है 5। एक और इंफॉर्मेशन है, 7th टर्म 9 है, यानी A7 कितना है 9, इसका मतलब क्या हुआ A + 6D = 9। अब AP में बहुत यूज होने वाला है हमारा चैप्टर 3 और चैप्टर 2 की कुछ चीजें। चैप्टर 3 मतलब एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि 2 वेरिएबल A और D यहाँ पे वेरिएबल बन गए, उनके 2 इक्वेशन बनेंगे, हाई चांस बहुत सारे क्वेश्चन में। और दूसरा मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़े, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने n के, वो हम आगे देखेंगे इसी चैप्टर में, वो भी करना पड़ सकता है। अब एलिमिनेशन कर देते हैं, यहाँ पे एक के नीचे एक इक्वेशन, साइन का चेंज, A और A गया, ये बन गया 4D, ये बन गया 4, सो D की वैल्यू आ गई हमारी 1। पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, A + 2 × 1 = 5। A विल बी, ये हो गया 2, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5 - 2 इज 3। A और D मिल गया। अब हमारा AP क्या है, 3 से तो शुरू हो रहा है फर्स्ट टर्म, देन 1 1 से बढ़ता जा रहा है क्योंकि कॉमन डिफरेंस 1 है, तो 4 5 6। फाइनल स्टेटमेंट इस फॉर्म में लिखेंगे, AP विल बी या AP द रिक्वायर्ड AP इज, ऐसा कुछ लिख के हम ये लिख देंगे, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट, चेक वेदर दिस इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स, यानी ये जो मेरे नंबर्स है 5 11 17 23, इसमें आगे जाके 301 301 एक टर्म है या नहीं है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक तो TH लगता है ना, उसका इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट, 30th टर्म तो N 30 हो जाता है और A + 29D वाला लॉजिक लग जाता है। इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, यहां पर ये बच्चे इसको N सपोज कर लेते हैं, ये N नहीं है, ये AN है, यानी कोई nth टर्म है और हमको N ढूंढना है। और N अगर हमको फ्रैक्शन में या नेगेटिव मिलता है तो आंसर यहाँ पे चेक करना है तो नो आ जाता है। N हमेशा नेचुरल नंबर होता है, N इज क्वांटिटी बेसिकली। आपकी क्लास में आपका रोल नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। रोल नंबर 3.5 ऐसे कभी टीचर अनाउंस नहीं करती, 3 4 5, क्वांटिटी इज ऑलवेज इन नेचुरल नंबर। यहाँ पे A कितना मिला हमें 5, D कितना मिला 11 - 5 विच इज 6, nth टर्म कितना दिया हुआ है 301। सो AN का हम फॉर्मूला लगाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे। AN कितना दिया हुआ है, A is 5, N - 1, N की वैल्यू तो ढूंढनी है, D दिया हुआ है 6, ये 5 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये मिलेगा 296 = N - 1 × 6, ये 6 नीचे चला जाएगा सो ये मिलेगा 296 / 6 = N - 1। ये फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा ये 1 4 8 और ये मिलेगा 3। अब ये तो डिवाइड होता नहीं है तो -1 उधर चला जाएगा और उधर जाएगा तो प्लस बनेगा, सो ये बनेगा, अगेन LCM लेंगे तो 148 + 3/3, तो N की वैल्यू यहाँ पर निकल के आती है 151/3, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीरीज या AP। N अगर फ्रैक्शन में मिले, डेसिमल में मिले, नेगेटिव मिले तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। N हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन में यही पूछा था क्या ये नंबर इस AP में आता है, तो नहीं आता है।
हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई चीज दी नहीं है, इवन एपी तक नहीं दिया, स्टिल हमको वैल्यू पूछी है, तो इसमें थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर शुरू कहां से होते हैं? 10 से, लेकिन हमको चाहिए डिविजिबल बाई 3। अब 10 तो 3 से डिविजिबल है नहीं, 11 वो भी नहीं है, 12 वो जरूर है। सो हमारा एपी शुरू होता है 12 से, देन 15, देन 18 एंड ऐसे करते करते हमको कंसिडर करना है सिर्फ 2 डिजिट नंबर। सो लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है? 99, लेकिन वो 3 से डिविजिबल है, हाँ। सो 99 को कंसिडर करना है। अगर 99 डिविजिबल नहीं होता, हम 98 देखते, 97 देखते, उल्टा जाते। यहां पर हाउ मेनी मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी आते ही समझ जाना एन ढूंढना है। ए हो गया 12, डी क्लियरली दिख रहा है 3, एन दिख रहा है 99, बस सॉल्व करना है, दैट्स इट। फॉर्मूला बताया हुआ ही है, वैल्यूज पुट करनी है, दैट्स इट। अब बहुत जन ये 3 से ब्रैकेट खोल देते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा इस 3 को ऐसे ही रखने का और उसे डिवीजन में भेज देना चाहिए। डिवीजन में भेजने से कैलकुलेशन आसान हो जाता है और प्लस 1-2 स्टेप्स बच जाते हैं। ये 12 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो हमको मिलेगा 87 और ये जो 3 है वो डिवीजन में जाने वाला है, ठीक है। 3 डिवाइड हो जाएगा तो 87 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n-1 और ये डिवाइड होने के बाद बनता है 29। -1 उधर जाके ऐड हुआ तो n की वैल्यू मिली हमें 30, यानी टोटल 30 2 डिजिट नंबर्स है जो डिविजिबल है 3 से। नेक्स्ट, फाइंड द 11th टर्म। बहुत आसान, a+10d, लेकिन कैच ये है फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो पीछे से 11वां टर्म क्या होगा? एक थोड़ा सा लेंदी मेथड है, कॉम्प्लेक्स भी है, जिसमें गलती होने के बहुत चांसेस है, लेकिन मैं बताऊंगा एक बहुत ही सिंपल मेथड, आराम से कर लोगे और गलती भी 100% नहीं होगी। क्या करना है? कभी भी फ्रॉम द लास्ट टर्म बोले ना तो एपी को रिवर्स कर दो, यानी बाय रिवर्सिंग द, और ये 100% आप कर सकते हो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। बाय रिवर्सिंग द एपी वी गेट न्यू AP as -62। देन अब यहां पर क्या हो रहा है? -3 होता जा रहा है। कॉमन डिफरेंस ध्यान से देखो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो -3 कम होता जा रहा है। रिवर्स करने के बाद क्या होता है? आप +3 करोगे, यानी इसमें +3 करेंगे तो हमको मिलेगा -59, देन -56, ठीक है, इस तरीके से। और जो हमारा पहला टर्म था वो लास्ट टर्म बन जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप बहुत सिंपल। अब इसके बाद आपका काम बहुत आसान। पीछे से 11वां टर्म ढूंढना था, रिवर्स कर दिया, तो अब हम आगे से 11वां टर्म ढूंढ लेंगे, यानी A11 हमारा क्या बनेगा? पहले तो A11 ढूंढना है, तो A इस बार क्या है हमारा? -62। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना होगा? 3, प्लस का 3। रिवर्स करने के बाद ध्यान से देखा जाए तो ये +3 होगा। कैसे? -59 -62 and this is -59 plus 62 which is 3, ठीक है। अब A11 ढूंढना है which is A plus 10D। A हो गया -62 plus 10, कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा 3, -62 plus 30 which is equals to -32। तो 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है, पीछे से 11th टर्म क्या होगा? 32। नेक्स्ट, in a flower bed there are 23 rose plants in the first row, 21 in the second, यानी बेसिकली AP क्या दिया हुआ है हमको? 23, 21, 19 and so on. There are 5 rose plants in the last row, यानी लास्ट में कितने हैं? 5। अब हमें पूछा है हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, n पूछा है बेसिकली। हाउ मेनी का मैंने बताया था, क्वांटिटी मतलब n। तो A दिया हुआ है 23, D इज क्लियरली -2 कम होता जा रहा है, AN भी दिया हुआ है 5। AN का सिंपली फॉर्मूला लगा लो और क्या, 5, 23, कॉमन डिफरेंस वाज -2। ब्रैकेट बनाना बहुत ज़रूरी है, -2 मत कर देना, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है। 23 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो -18, ये -2 जो है वो डिवीजन में जाएगा।
सो यहाँ पर डिवाइड होने के बाद ये तो बन जाएगा 9, माइनस माइनस तो कट ही गया, -1 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आएगी 10। तो टोटल 10 रोज है। बहुत सिंपल, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आराम से आपको 2 मार्क दिला सकते हैं। विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स लगता है, कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, बट है बहुत आसान। विच टर्म मतलब एन ढूंढना है बेसिकली, कौन से नंबर का टर्म, ठीक है। AP क्या दिया हुआ, ये विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अब 132 मोर यानी प्लस करना है 132, लेकिन किस में प्लस करना है, 54th टर्म में। तो पहले तो A कितना दिया हुआ है 3, D इज क्लियरली 12, तो पहले हम ढूंढ लेंगे 54th टर्म विच इज A प्लस 53D, 3 प्लस 53 इंटू 12, ये हम सॉल्व करेंगे। सो 3 प्लस ये हो जाएगा 530 एंड 106 विच इज 636, सो 639। ये हमको मिला 54th टर्म मिला है अभी तक तो। अब A 54 प्लस 132 विल बी 639 प्लस 132 विच इज 771। ये हमको मिल गया यहां तक, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो नंबर है ये कहां पर है, मतलब कौन सी पोजीशन पे, जैसे पहले पोजीशन पे क्या है 3, दूसरे पे 15, 27, 39, वैसे ही आगे जाते 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 771 कहां आएगा ये हमको पूछा है। तो an का फॉर्मूला लगाना है, जिसमें an हो जाएगा हमारा 771, a तो 3 है ही, कॉमन डिफरेंस तो 12 है ही, 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो हमको क्या मिलेगा 768 इज इक्वल टू n-1 इंटू 12। 12 डिवीजन में चला जाएगा तो 768 अपॉन 12 इज इक्वल टू n-1। 12 1 ज़ा 12, 6 ज़ा 72, बचा 4 48, तो 4 ज़ा तो 64 इक्वल्स टू n-1। n की वैल्यू आ जाती है हमारी 65, यानी 65th टर्म जो है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा समझना, 65th टर्म जो है वो 54th टर्म में 132 ऐड करने पे जो टर्म मिलता है वो है, ठीक है। 65th पोजीशन पे वो नंबर है जो 132 में 132 ऐड करने पर मिलता है 54th टर्म में। नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म्स ऑफ 2 APs, ठीक है। AP1 हमको क्या दिया हुआ है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। अब देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, पहले तो इस क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, लगता है कॉम्प्लिकेटेड है। इस AP में पहला दूसरा तीसरा ऐसे करते करते एक और AP में पहला दूसरा तीसरा करते करते कौन सा ऐसा नंबर का टर्म होगा 5वां 10वां 15वां 50वां टर्म जो दोनों ही AP में सेम टू सेम मिलेगा, ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो पहले तो ऐसा कह सकते हैं कि दोनों का कोई nth टर्म इक्वल होगा, ठीक है। तो nth टर्म इक्वल होगा, क्वेश्चन में ऐसा बोला भी है हालांकि। सो सिंपली हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगाते हैं। a कितना दिया हुआ है इसको में 63, d दिया हुआ है हमें 2, सो an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, a 63, 2 से 2 यहाँ पे d है उसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 - 2 ये बन गया 61 प्लस 2n। ऐसे ही एक और AP है AP2 विच इज 3, 10, 17। सो a हो गया यहाँ पे 3, यहाँ पे d की वैल्यू इज 7, an क्या होगा सेम a प्लस n-1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म इज 3, देन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n-7, सो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिलता है 7n-4। अब ये दोनों nth टर्म क्वेश्चन में बोला है आपस में इक्वल है, तो कह सकते हैं इनको हम आपस में इक्वेट कर सकते हैं। सो ये नंबर एक तरफ और n वाले टर्म्स एक तरफ, तो सिंप्लीफाई होके ये क्या बनेंगे, तो n की वैल्यू 65 डिवाइड बाई 5 कितना आता है 13, तो n कितना आया 13। यहाँ पर ऐसे ये क्वेश्चन को हम टैकल करते हैं। आई होप दिस इज नॉट डिफिकल्ट, बहुत आसान सा समय, लॉजिक क्लियर होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट,
अब यहाँ पर हमारा nth टर्म के जो क्वेश्चंस है, an के क्वेश्चंस है, वो कंप्लीट होते हैं, an का लॉजिक क्लियर होता है। अब सम की बात करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इसका मतलब क्या होता है, ये जो AP मैंने बताया था A1 A2 A3 A4 और ऐसे करते करते AN, इस वाले में, इस AP में कोई पर्टिकुलर टर्म क्या है वो जानना हो तो an का फॉर्मूला लग रहा था। अब बारी आती है सम की। सम का मतलब क्या होता है, कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स का टोटल करना हो, यानी इनको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, वो हमको मिलता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स से। इस सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेरी सिंपल, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, an के फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में थोड़ी सिमिलैरिटी है, तो कंफ्यूज मत होना। Sn में 2a आएगा, ये याद रखना, an में सिर्फ a आता है, Sn में 2a आएगा। एक और फॉर्मूला इसका बनता है, अगर हमको ये nth टर्म की वैल्यू दी हो तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। इस an की जगह कई बार l भी लिखा हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, स्टिल वो सेम ही है। l मतलब भी लास्ट टर्म होता है, मैंने बताया था, और an का मतलब भी लास्ट टर्म होता है, तो ये भी हो सकता है। ये दोनों फॉर्मूला होती है Sn की, इससे सम ऑफ n टर्म्स हमको मिलता है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो इस Sn का लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, 22 टर्म्स का टोटल ढूंढना है हमको। 22nd टर्म नहीं ढूंढना, वो an का फॉर्मूला लग जाता है, a22 ढूंढना होता है। इसमें सम ऑफ 22 टर्म्स है। a कितना, 8, कॉमन डिफरेंस इज 3 माइनस 8 विच इज -5, n हो जाएगा 22, ठीक है, 22 टर्म्स है इसीलिए उसका सम ढूंढना है। सो Sn का फॉर्मूला मतलब S22, n/2 मतलब 22/2, 2a मतलब 8 प्लस n-1 मतलब 22 - 1 विच इज 21 एंड कॉमन डिफरेंस इज -5। 22 डिवाइड बाई 2 इज 11, ये बन जाता है 16 और ये बन जाता है 21 इंटू 5 इज 105। ये हो गया 11 इंटू, अब ये 16 माइनस 105 होगा, ये बन गया 89, माइनस का 89, 190, देन 10 11, 5 गया 100 माइनस 11, यस 89। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कितना मिलेगा, 890 और 89, सो 979, माइनस का 979, यहाँ पर 22 टर्म्स का सम होगा, 22 टर्म्स का टोटल होगा, और ये माइनस में आया तो इससे एक लॉजिक भी आप समझ सकते हो, ये AP माइनस में ही जा रहा था, तो माइनस वाली चीज़ों का ही टोटल हो रहा है मोटा मोटी, खाली 2 टर्म्स ही पॉजिटिव है, दैट इज 8 और 3। ऐसे Sn का फॉर्मूला हम लगाते हैं। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP दिस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज, इस बार इस क्वेश्चन में हमको n नहीं दिया, पहले 22 टर्म्स पिछले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था, 22 टर्म्स का सम ढूंढना है। इस बार सम दिया हुआ है, टर्म्स कितने हैं वो पूछा है, n पूछा है, तो सेम प्रोसीजर तो सेम ही है। a दिया हुआ है, d कितना हो जाएगा हमारा 21 माइनस 24 विच इज -3, Sn भी दिया हुआ है 78, n इज मिसिंग, सो Sn का फॉर्मूला, हर क्वेश्चन में बार बार फॉर्मूला जरूर लिखना, तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, याद करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, अब ये 2 इंटू 24, 2 इंटू a मीन्स 2 इंटू 24 विच इज 48 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा -3, ये 2 उधर भेज देते हैं, तो 78 इंटू 2 कितना हो जाएगा 156, और यहाँ ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सो -3n प्लस 3, सो ये कितना बन जाएगा 156 इक्वल्स टू n, ये हो जाएगा हमारा 48 प्लस 3 इज 51 माइनस 3n, n से ब्रैकेट खुल जाएगा, सो 156 इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, 51n को भी इधर भेज देंगे हम, प्लस 156 जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसका साइन चेंज नहीं होगा, इन दोनों को शिफ्ट किया है तो उन्हीं का साइन चेंज होगा। 3 कॉमन निकल रहा है, इक्वेशन सिंप्लीफाई हो रही है, सो ये बनेगी कुछ ऐसी, ठीक है, 52।
मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे। अब 13 इंटू 4 इज 52 एंड 13 एंड 4 इज 17, सो n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। n कॉमन लिया तो n माइनस 13 माइनस 4n माइनस 13, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि टोटल 4 टर्म्स का सम भी हमको 78 देगा और 13 टर्म्स का सम भी हमको 78 देगा। हमको दोनों कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों वैल्यूज़ हमको पॉजिटिव मिली है और n नेचुरल नंबर मिला है। मैंने यही कहा था n नेचुरल नंबर होना चाहिए और ये दोनों नेचुरल नंबर है तो दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी हम आगे वर्ड प्रॉब्लम्स में देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स में, जिसमें दोनों में से एक ही n कंसिडर करना पड़े, दोनों नेचुरल नंबर हो तो भी। ठीक है, नेक्स्ट फ्यू टिप्स एंड फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या है, एक लॉजिक है बहुत इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अब मान लो कि मुझे ये पर्टिकुलर फिफ्थ टर्म ढूंढना है, तो क्या मैं ये लॉजिक लगा सकता हूँ कि मैं यहाँ तक के टोटल में से यहाँ तक के टोटल को सब्ट्रैक्ट कर दूँ। ठीक है, यहाँ तक के टोटल को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे ये पर्टिकुलर टर्म मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए A5, तो मुझे S5 में से यानी सम ऑफ 5 टर्म में से सम ऑफ 4 टर्म सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। पांचों में से पहले 4 का टोटल हटा दूं तो 5वां पर्टिकुलर टर्म मिल जाएगा। तो इससे अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है एक लॉजिक बनता है कि AN यानी कोई nth टर्म मुझे जानना हो तो वहाँ तक के टोटल में से, वहाँ से जस्ट पहले तक के टोटल को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमको वो पर्टिकुलर टर्म मिल जाएगा। यानी कोई जैसे A10 ढूंढना है तो S10 माइनस S9 करना पड़ेगा, A20 ढूंढना है तो S20 माइनस S19 करना पड़ेगा। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, काम लगने वाला है। दूसरा, कोई नेचुरल नंबर्स हो, n नेचुरल नंबर्स हो और उनका हमको सम ढूंढना हो तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। दैट्स इट। जैसे 12 नंबर्स का नेचुरल नंबर, 12 नेचुरल नंबर्स यानी 12 तक का हमको टोटल ढूंढना है तो 12 इंटू 13 करो डिवाइड बाई 2 करो, आंसर मिल जाएगा 78। दैट्स इट। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यहाँ पे हमको काम लगने वाली है। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज दिस, 17 टर्म्स इज दिस, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए तो हाई चांस आपको एलिमिनेशन मेथड करना पड़ेगा दो इक्वेशंस बना के। जैसे यहाँ पे क्या होगा, S7 हमको क्या दिया हुआ है 49, इसका मतलब क्या हुआ 7/2 n/2 बेसिकली, 2a प्लस n-1 मतलब 7-1 तो 6d कितना बन गया यहाँ पे, ये 7/2 को दूसरी साइड भेज के सिंप्लीफाई कर देंगे हम तो ये क्या बन जाएगा 49 इंटू 2/7 और ये कटिंग होगी तो ये हमको मिला 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। ठीक, ऐसे ही एक और इक्वेशन भी हम बना सकते हैं। S17 का क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको 289 यानी 17/2 2a प्लस 16d इक्वल टू 289, 2a प्लस 16d इक्वल टू 289 इंटू 2/17, 17 इंटू 17 का स्क्वायर होता है 289, सो ये मिल गया हमको 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। ये हमारी बन गई दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन का हम एलिमिनेशन कर सकते हैं, a और d की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे हम दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं। साइन चेंज का खेला, ये हट गया, ये बन गया 10d, ये बन गया 20, तो d की वैल्यू आ गई 2। अभी d आ गया 2 तो हम इसी में पुट करके a ढूंढ लेते हैं, यानी कि 2a प्लस 6 इंटू 2 इज 12 इक्वल टू 14, सो 2a की वैल्यू आती है यहाँ पर 2, a की वैल्यू निकल के आती है 1। a और d दोनों ही हमको मिल गया। दोनों मिलने के बाद हमको ढूंढना है Sn। अब Sn होता क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। a और d की वैल्यू पुट कर देते हैं। a कितना मिला था 1, सो 2 इंटू 1 इज 2, कॉमन डिफरेंस मिला था 2, सो 2 से ये ब्रैकेट खुलता है तो मिलता है 2n-2,
यहाँ पे 2 और -2 कट गया तो बन गया n/2 इंटू 2n, 2 और 2 कट गया, n इंटू n इज n²। ये बनता है हमारा फाइनल आंसर। सम ऑफ n टर्म्स, यानी यहाँ पर n की वैल्यू नहीं दी है तो n के फॉर्म में हमको आंसर मिलेगा। कंफ्यूज मत होना कि नंबर नहीं मिला, आंसर वेरिएबल में ही मिलेगा। सम ऑफ n टर्म्स भी कभी बोले जिसमें n की वैल्यू तुमको ना पता हो तो हमेशा n के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में ही हमको आंसर मिलेगा। ये मैंडेटरी है। अगर वेरिएबल के फॉर्म में नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर सम ऑफ n टर्म्स बोला है, nth टर्म बोला है जिसमें n की वैल्यू नहीं है तो ऐसा हमको आंसर मिल सकता है। सो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n², देखो ये वापस n के फॉर्म में मिल गया। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? अब हमेशा याद रखना इस तरह के क्वेश्चन में a1 और s1 डिट्टो सेम होता है। a1 क्या होता है? फर्स्ट टर्म। s1 क्या होता है? सम ऑफ वन टर्म। अब एक टर्म का सम तो पहला टर्म ही हुआ ना। सो यहाँ पर हमको फर्स्ट टर्म पूछा a1 और वही s1 भी होता है तो कह सकते हैं n की जगह 1 पुट करना है तो 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर। सो यहाँ पे 4 इंटू 1 इज 4, 1 का स्क्वायर इज 1, 4 माइनस 1 इज 3। अब इसके बाद हमको बोला व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो हमको ढूंढना है s2। s2 बेसिकली n की जगह 2 पुट कर दो। सो यहाँ पे 4 इंटू 2 इज 8, 2 का स्क्वायर इज 4, 8 माइनस 4 इज 4। इसके बाद पूछा व्हाट इज द सेकेंड टर्म। अब मैंने जस्ट अभी फॉर्मूला बताई थी टिप्स में, a2 क्या होता है? s2 माइनस s1। सो यहाँ पे s2 हमने ढूंढा था 4, s1 ढूंढा था हमने 3, तो कितना मिला? 1। तो हमें सेकेंड टर्म भी मिल गया, फर्स्ट टर्म भी हमारे पास है ऑलरेडी। सिमिलरली फाइंड द थर्ड। अब थर्ड टर्म ढूंढना है तो बहुत आसान, पहले हम s3 ढूंढ लेंगे। s3 मतलब 4, 3 माइनस 3 का स्क्वायर। सो यहाँ पे ये होगा 12 माइनस, ये हो गया 12, ये हो गया 9। सो 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा हमारा? 3। कुछ गड़बड़ है। 4 इंटू 3 इज 12 एंड 12 माइनस 9 इज 3। सही है। सो नेक्स्ट हमको क्या ढूंढना है? a3। ठीक है, a3 क्या होगा? s3 माइनस s2। s3 हमारा कितना आया? 3 माइनस s2 इज 4। सो कितना मिलता है हमको यहाँ पे? -1। हमारा जो थर्ड टर्म है वो क्या मिलेगा हमको? -1। ऐसे ही 10th टर्म ढूंढना है तो 10th टर्म ढूंढने के लिए एक तरीका तो वही है कि आप s10 और s9 ढूंढो और दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, या फिर और आसान तरीका क्या हो सकता है? अब हमारे पास a ऑलरेडी है 3, कॉमन डिफरेंस मैं कह सकता हूँ सेकेंड टर्म कितना आया था? 1 और फर्स्ट टर्म कितना आया था? 3। सो 1 माइनस 3 यानी -2। और 10th टर्म ढूंढना है तो a प्लस 9d लगा सकते हैं। a हो गया 3, कॉमन डिफरेंस इज -2, सो 3 माइनस 18 विच इज -15। सो 10th टर्म हमारा क्या होगा? -15। फिर ढूंढना है हमको nth टर्म विच इज a प्लस n-1 इंटू d। a इज क्लियरली 3, कॉमन डिफरेंस तो हमने ढूंढा ही था, -2, ब्रैकेट्स खुलेंगे सिंपली, -2n प्लस 2। सो ये हो जाएगा 5 माइनस 2n। ये होगा हमारा nth टर्म फॉर दिस AP। ये थोड़ा सा ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन होता है, इतना लंबा चौड़ा बिना इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन। कोई न्यूमेरिकल एक तरीके से नंबर्स हमको नहीं दिया, डेटा नहीं दिया हुआ, तो ऐसे लॉजिक लगा लगा के करना है। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स की ओर नजर डाल लेते एक बार। A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of school for overall academic performance। ठीक है, सम वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो ये पहली इंफॉर्मेशन ही हमको देखते ही समझ में आना चाहिए। SN दिया हुआ है कितना? 700 रुपये। अब ये कितनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 7 कैश प्राइजेस में। सो N की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 7। अब और इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? If each cash prize is 20 rupees less than its preceding price, find the value of each of the price। यानी फर्स्ट जो आया है उसको जितने रुपए मिल रहे हैं उससे 20 रुपए कम मिल रहे हैं सेकंड वाले को, सेकंड से 20 रुपए कम मिल रहे हैं थर्ड को, एंड सो ऑन। 20-20 रुपए कम मिलते जा रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 20। बहुत बच्चे ये लेंगे
20 आएगा, लेकिन आगे माइनस का साइन आएगा क्योंकि 20 रुपये कम होते जा रहे हैं। जब भी बढ़ता हुआ हो तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा, घटता हुआ हो तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा। अब हमें ए ढूंढना पड़ेगा। एस एन का फॉर्मूला लगा लेंगे। एस एन कितना दिया हुआ है 700, 2a, कॉमन डिफरेंस कितना है -20, -20 से ब्रैकेट खुलेगा तो ये, चले एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेंगे आपके लिए, -20, 2 उधर चला गया तो ये बन गया 1400, यहाँ पे 2a -20n प्लस 20, इसे भी और सिंप्लीफाई कर देंगे हम 1400, अच्छा n तो दिया हुआ था ना, सो यहाँ पे हम n की वैल्यू डाल सकते हैं, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। 700 इक्वल टू 7/2 और यहाँ पर भी 7, ठीक है, ये 7/2 उधर चला जाएगा तो 700 इंटू 2/7 और इधर 2a, 7 - 1 इज 6, 6 इंटू -20 इज -120, ये कटिंग हो जाएगा। सो ये बन जाएगा 200 इक्वल्स टू 2a -120, -120 उधर जाके ऐड हुआ तो ये बन गया 320 इक्वल टू 2a, a की वैल्यू मिली 160, यानी फर्स्ट पोजीशन पे जो आएगा उसको 160 रुपये मिलेंगे, सेकंड पोजीशन पे जो आएगा 20 रुपये कम मतलब 140, थर्ड वाले को 120, फोर्थ को 100 रुपये, फिफ्थ को 80 रुपये, सिक्स्थ को 60 और सेवेंथ को 40 रुपये, एट्थ को 20 रुपये नहीं, क्योंकि 7 कैश प्राइजेस ही थे और इसी फॉर्मेट में 20-20 रुपये कम और यहाँ पर 700 रुपये खत्म हो जाते हैं, इसके बाद है ही नहीं, पैसे ही नहीं है। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, एक सेंटर से इस तरीके के स्पाइरल बन रहे हैं, कैसे, सेमी सर्कल शेप के, और हर बार जो सेमी सर्कल बन रहा है उसका रेडियस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, यानी सबसे पहले रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर और फिर 1 सेंटीमीटर से रेडियस बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर पूरा सर्कल जो होता है ना वो मिलता है 2πr से, तो आधा सर्कल ढूंढूं तो वो कितना मिलेगा πr से, ठीक है। सेमी सर्कल का लेंथ मिलता है हमको πr फॉर्मूला से, रेडियस कितना है, सबसे पहले 0.5, तो कह सकते हैं AP यहाँ पे बनता है 0.5 पाई, देन 1 पाई, देन 1.5 पाई, क्योंकि 0.5 सेंटीमीटर से रेडियस बढ़ता जा रहा है तो इतने ही ऑर्डर में हमारा ये जो है बढ़ता जाएगा। अब फर्स्ट टर्म क्या मिला इससे हमको 0.5 पाई, कॉमन डिफरेंस क्या मिला 0.5 पाई। अब यहाँ पे जो स्पाइरल्स है वो बन कितने रहे, 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स, तो n की वैल्यू इससे क्या समझ में आता है 13, और ये जो सेमी सर्कल्स बन रहे इनकी टोटल लेंथ क्वेश्चन में पूछिए, टोटल लेंथ मतलब बेसिकली हमको S13 पूछा है, S13, सो S13 कितना होगा 13/2, 2a कितना है हमारा 0.5 पाई प्लस 13 - 1 इज 12, कॉमन डिफरेंस अगेन 0.5 पाई। अभी हम पाई की वैल्यू नहीं डाल रहे, लास्ट में पुट ऑन करेंगे, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। ये बन जाएगा हमारा 1 पाई प्लस 6 पाई, सो दिस विल बी 13/2 इंटू 7 पाई, वैल्यू पुट कर देंगे अब, सो 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, 7 और 7 कैंसल आउट, 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, 13 इंटू 11 इज 143 सेंटीमीटर। फाइनल स्टेटमेंट डालना, द टोटल लेंथ ऑफ सक्सेसिव स्पाइरल या टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड विल बी 143 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर पुट करना, अगेन आधा मार्क काट सकते हैं नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 लॉक्स है, ठीक है, लकड़े जो होते हैं आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19th इन द नेक्स्ट रो, 18th इन द नेक्स्ट रो एंड सो ऑन। यानी हो क्या रहा है, सबसे पहले 20 लकड़े, देन 19, देन 18 एंड सो ऑन, करते करते कितना, एक लकड़ा नहीं। लॉजिक समझना,
टोटल जो लॉक्स है वो तो 200 ही है, तो 200 लॉक्स हो सकता है ना 5 लॉक्स पे पहुंचे वहां पर खत्म हो जाए, 4 पे पहुंचे वहां खत्म हो जाए, ठीक है, 8 पे पहुंचे वहां ही खत्म हो जाए, उसके ऊपर लॉक्स लगाने के लिए बचे ही ना, तो इसीलिए 1 तक जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी रोज, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है कि कहां तक जाएगा। पहली रो में जैसे 20 है, फिर 19 है, ऐसे कहां तक जाएगा, क्या पूरी 20 की 20 रो बनेगी, जरूरी नहीं है, हम देखते हैं। तो 200 बेसिकली क्या है यहाँ पर, सबसे पहले ए दिया हुआ है 20, अब ये कम होता जा रहा है एपी, तो कॉमन डिफरेंस विल बी -1, और एसएन दिया हुआ है बेसिकली हमें 200, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लॉक्स है ना, इन सब का टोटल जो है वो हमें 200 दिया गया है। एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे 2a + n-1 इंटू डी। अब ये हमें 200 दिया हुआ है, n तो हमें ढूंढना है, 2 × 20 इज 40, एंड -1 से ये ब्रैकेट खुलेगा तो -n + 1, 2 उधर चला जाएगा तो 400 = n, 41 - n, ब्रैकेट्स खुलेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पर, 41n - n²। सो दोनों को उधर ले जाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी n² - 41n + 400 = 0। इसका करना पड़ेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब 20 × 20 400 होता है, लेकिन 20 और 20 41 नहीं 40 होता है, तो उनके आसपास ही हमको खेलना पड़ेगा। 25 और 16 160, 320 एंड 80 इज 400। सो यहाँ पर हमको मिडल टर्म स्प्लिट करने पर जो फैक्टर्स मिलेंगे, टर्म्स मिलेंगे बीच के, 25 और 16 मिलेंगे। सिंप्लीफाई करने पर हमको n की वैल्यू मिलती है, एक तो क्लियरली दिख रहा है 25 और एक दिख रहा है 16, ठीक है, एक मिल रहा है 25, एक दिख रहा है 16। अब ध्यान से देखा जाए तो दोनों n क्या है, नेचुरल नंबर्स, मैंने कहा था n नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो दोनों वैलिड होना चाहिए, लेकिन दो यहां पर इस वर्ड प्रॉब्लम में स्पेसिफिक पॉसिबल नहीं है। इसका लॉजिक क्या है, अगर 20 से शुरू हो रहा है तो लास्ट 1 तक जाएगा, यानी 20 रोज ही हुई, ये 20 से ज्यादा रोज कैसे पॉसिबल है 25। तो प्रैक्टिकली भी हम समझ लेते हैं क्यों ये आंसर वैलिड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछा है हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, सबसे ऊपर वाली रो में, यानी अगर 16 रोज है तो 16th रो में कितनी, 25 रोज है तो 25th रो में कितनी लॉक्स होगी। सो पहले A25 ढूंढ के देखते हैं। इट विल बी A + 24D, A कितना था 20, सो 20 + 24 इंटू -1, सो 20 - 24 विच इज -4, -4 नंबर ऑफ लॉक्स नॉट पॉसिबल, तो N25 नॉट पॉसिबल। अब अगर N16 है तो A16 कितना होगा, A + 15D, सो यहाँ पर 20 + 15 इंटू -1, सो यहाँ पे ये हो जाएगा 20 - 15 विच इज 5, यानी सबसे ऊपर जो है 5 लकड़ी के टुकड़े होंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे देयर विल बी टोटल 16 रोज एंड 5 लॉक्स विल बी देयर इन द टॉप रो। ये फाइनल स्टेटमेंट लिख के अच्छे से सुंदर एकदम बॉक्स वॉक्स बना के लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द potato which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in the straight line। यानी हो क्या रहा है, यहाँ पे लेट्स अज्यूम करो आप हो, आपसे 5 मीटर की दूरी पे एक पोटैटो है, देन बाकी पोटैटोस के बीच में 3-3 मीटर की दूरी है, ठीक है। ये तो आपका हुआ इतना इंफॉर्मेशन। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, यहाँ पर बकेट है, ठीक है, जिसके अंदर हमको पोटैटोज ला के रखने। रन्स बैक टू फ्रॉम द बकेट, पिक्स द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विथ इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक द नेक्स्ट पोटैटो, यानी आया, पहला पोटैटो उठाया, गया, वापस बकेट में रख दिया, देन दूसरा वापस गए बकेट में रख दिया, तीसरा वापस गए बकेट में रख दिया। इंफॉर्मेशन ध्यान से देखा जाए तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, पहले पोटैटो कवर करने में डिस्टेंस कवर, पहला पोटैटो पिक करने में डिस्टेंस कवर हो रहा है 5 और 5 यानी 10 मीटर। दूसरा पोटैटो पिक करने में 5 + 3 8, वापस गया 8 यानी 16, देन 22 एंड सो ऑन। तो ये तो बन गया अपना एपी। देखो वर्ड प्रॉब्लम में यही है कि एपी खुद बनाना पड़ता है, सीधा सीधा दिया नहीं होता। तो क्या पता चलता है, A10 है,
D6 है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल द पोटैटोज आर इन द बकेट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, ठीक है, टोटल 10 पोटैटोज है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 10। टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, तो बेसिकली S10 हमें ढूंढना है। सेम फॉर्मूला Sn का अपना, 10 - 1 इज 9, कॉमन डिफरेंस तो 6 का है ही, सो ये मिल गया 5, 20, 54, 5, 74, ये हमको मिलता है 370 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस इन 10 आलूओं को उठाने में लग गया 370 मीटर। आई होप ये लॉजिक क्लियर है, आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कंसेप्ट बहुत लिमिटेड है, SN और AN ही है, बस लॉजिक अच्छे से लगाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।